स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट गगनयान मिशन के बारे में। इसरो के द्वारा आने वाले दिनों में जो गगनयान मिशन है उसको लॉन्च किया जाएगा 2024 के समय। और स्टूडेंट्स इसी गगनयान मिशन के थ्रू इसरो के द्वारा जो ह्यूमंस हैं उनको स्पेस के अंदर में सेंड किया जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट को सेंड करने से पहले इसरो के द्वारा जो टेस्ट फ्लाइट्स हैं उनको यहाँ पे कंडक्ट किया गया। स्टूडेंट्स इस टेस्ट फ्लाइट के अंदर में जो क्रू एस्केप सिस्टम है उसका यहाँ पे टेस्ट किया गया, जो कि बेसिकली सक्सेसफुल रहा है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसी गगनयान मिशन के बारे में, तो इसरो के द्वारा 2020 के समय में व्योम मित्रा नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट है उसको भी लॉन्च किया गया था। और इनिशियल समय में जो व्योम मित्रा नाम का जो रोबोट है उसको ही यहाँ पे सेंड किया जाएगा इस गगनयान मिशन के रिगार्डिंग में। पिछले कुछ दिनों से इसरो की काफ़ी सारे ऐसे सक्सेसफुल मिशन रहे हैं, जिसके अंदर हमारा चंद्रयान 3 मिशन भी है। उसका जो लैंडिंग जो पॉइंट था मून के ऊपर उसको हमने शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 23 अगस्त का जो दिन है 23 अगस्त का दिन है उसको यहाँ पे नेशनल स्पेस डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाएगा। स्टूडेंट्स एक और साइंस के रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट डे है जिसको अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया। 11 मई का जो दिन है हमारे पोखरण जो टेस्ट के रिगार्डिंग में जो न्यूक्लियर पावर हम यहाँ पे बने थे, तो 11 मई का जो दिन है उसको नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसके अलावा आपको एक बार तो पता होनी चाहिए कि हमारा जो 28 फरवरी का जो दिन है उसको नेशनल साइंस डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, डॉक्टर सीवी रमन का जो मेमोरी है उसके पर्सपेक्टिव में। तो दिस इज ऑल अबाउट द गगनयान मिशन, उनसे रिलेटेड जो व्योम मित्रा है उन सभी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ पे हम एक लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, जो कि बेसिकली बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है वहाँ पे सिचुएटेड है। श्रीहरिकोटा आइलैंड के बारे में आपने रीड किया होगा। श्रीहरिकोटा आइलैंड से यहाँ पे जो सक्सेसफुल मिशंस हैं उनको लॉन्च किया जाता है इसरो के द्वारा। स्टूडेंट्स श्रीहरिकोटा के अंदर इसरो का बेसिकली स्पेस जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो सिचुएटेड है। श्रीहरिकोटा आइलैंड के अंदर में। अगर हम बात करें श्रीहरिकोटा आइलैंड के बारे में, तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि ये तमिलनाडु है और तमिलनाडु के यहाँ पे ये आपका आंध्र प्रदेश सिचुएटेड है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक लेक है जिसके बारे में हमने रीड किया है काफ़ी बार। उस लेक का नाम है स्टूडेंट पुलिकेट लेक। पुलिकेट लेक का जो 96% जो पार्ट है वो किसके अंदर है? आंध्र प्रदेश के अंदर में। 4% पार्ट किसके अंदर है? तमिलनाडु के अंदर में। तो यहाँ पे जो बॉर्डर का एरिया है वहाँ पे वो लेक है वो सिचुएटेड है। तो सपोज कीजिए कि किसी आइलैंड के द्वारा एक वाटर बॉडी है, तो ये बड़ा वाटर बॉडी है जो कि बेसिकली बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे किसी आइलैंड के द्वारा दो वाटर बॉडीज के बीच में जो सेपरेशन है वो क्रिएट किया जाता है। तो वो जो इंटीरियर के अंदर जो लेक बनती है, जो या एरिया बनता है वाटर बॉडी का, उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम लैगून के नाम से जानते हैं। तो पुलिकेट जो लेक है वो एक लैगून का पार्ट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारा जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा सिचुएटेड है, और स्टूडेंट्स यहीं से जो हमारे इसरो के द्वारा सक्सेसफुल मिशन हैं उनको लॉन्च किया जाता है। इसरो के बारे में आपको पता होना चाहिए विक्रम साराभाई हैं। ऐसे हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने हमारे काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके इस्टेब्लिशमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मैं आपको एक यहाँ पे एक बेसिकली एक सीरीज है, टीवी सीरीज है, उसके बारे में मैं सजेस्ट करूँगा। रॉकेट बॉयज नाम का एक सीरीज है जिसके अंदर हमारे होमी जहांगीर बाबा हैं, विक्रम साराभाई हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं। इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में बताया है कि हमारा जो साइंस सेक्टर में जो हमने प्रोग्रेस किया, जो हमने यहाँ पे जो प्रोग्रेस को अचीव किया है पिछले दिनों में, तो उसके बिहाइंड में ऐसे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द गगनयान मिशन। व्योम मित्रा ह्यूमनॉइड एक जो ह्यूमंस को सेंड किया जाएगा, क्रू एस्केप सिस्टम को टेस्ट किया गया है, और श्रीहरिकोटा के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है स्टूडेंट कास्ट सेंसस के बारे में। तमिलनाडु के जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा सजेस्ट किया गया है कि कास्ट सेंसस को जो हमारा 10 ईयर के बेसिस पे जो हम सेंसस को कंडक्ट करते हैं उसी के साथ में आप इसको इंटीग्रेटेड कर दीजिए, ये गवर्नमेंट को सजेस्ट किया गया है। स्टूडेंट्स आपको सेंसस के बारे में जो लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेंसस का जो हिंदी मीनिंग है वो है बेसिकली जनगणना, कि यहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन है उसको काउंट करना। क्या पॉपुलेशन काउंट करने का जो कॉन्सेप्ट है या क्या ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है? क्या हमारे एंशिएंट समय में ये नहीं हुआ करता था? तो स्टूडेंट्स हमारा जो ऋग्वेदिक कल्चर है, जो हमारे वेदाज हैं, उसके अंदर भी एक राजा का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कितने पीपल्स के अंडर में रूल करता है उसको काउंट करना।
इसके बाद में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो अर्थशास्त्र नाम का जो बुक लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा, तो अर्थशास्त्र के अंदर में अर्थशास्त्र के अंदर भी बेसिकली इसको मेंशन किया गया है कि काउंट करना चाहिए कि कितने पर्सन्स है, उसके ऊपर में राजा के द्वारा जो रूल है वो किया जाता है। ए अकबरी जो अकबर से रिलेटेड है, मुगल एरा के समय की जो किताब है उसके अंदर भी मेंशन किया गया है सेंसस के रिगार्डिंग में। बट अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें सेंसस के पर्सपेक्टिव में, हमारा जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो आप देखिए कि 1948 के समय एक सेंसस एक्ट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है, जिसके अंदर बताया गया कि एवरी 10 ईयर्स के पर्सपेक्टिव में जो सेंसस है उसको कंडक्ट किया जाएगा। तो हमारा लास्ट सेंसस कब कंडक्ट हुआ था? 2011 के समय, 2021 के समय होना चाहिए था, क्यों नहीं किया गया स्टूडेंट्स? आप देखिए कोविड-19 की वजह से जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट हुआ था, इस वजह से 2021 के समय जो सेंसस है वो नहीं कंडक्ट किया गया। अभी जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया था जिसके अंदर वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसको पास किया गया, तो उस समय में जो होम मिनिस्टर है उनके द्वारा कहा गया था कि आने वाले समय में जो डिलिमिटेशन का जो एक्सरसाइज एंड सेंसस है वो जल्दी ही कंडक्ट है वो किया जाएगा। अब ये होम मिनिस्टर के द्वारा स्टेटमेंट क्यों दिया गया? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो सेंसस को जो कंडक्ट किया जाता है वो किसके बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है? वो किया जाता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया नाम का एक ऑफिस है जिसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, और ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, इसके द्वारा जो सेंसस है उसको कंडक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे कास्ट सेंसस के बारे में बात की गई है। आप देखिए कि बिहार स्टेट के द्वारा जो कास्ट सेंसस है उसको यहाँ पे कंडक्ट किया गया। उसके बाद में काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में जो कास्ट सेंसस की जो डिमांड है वो देखने के लिए मिली है, स्पेशली जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड या बैकवर्ड क्लास जो ओबीसी सेक्शन है उनसे रिलेटेड जो कम्युनिटीज़ है उनका ये डिमांड है वो देखने के लिए मिलता है आपको। अब देखिए कि जो कास्ट सेंसस है उसको 1931 के समय यहाँ पे कंडक्ट किया गया था। उसके बाद में 2011 के समय भी आपको एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है वो देखने के लिए मिलता है, बट उसके अंदर कास्ट का जो डाटा था, कास्ट से रिलेटेड जो डाटा था ना उसको रिलीज नहीं किया गया था। 2011 का जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है इसके अंदर सोशियो और इकोनॉमिक कंडीशंस को ही वहाँ पे बताया गया था, कास्ट का जो डाटा है उसको रिलीज नहीं किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिहार के द्वारा कंडक्ट किया गया, उसको चैलेंज भी किया गया था कि ये प्राइवेसी का वायलेशन करता है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं है इस तरीके का जो सेंसस है उसको कंडक्ट करने का। उसको बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सटेंड किया गया है, नई जो डेट है वो दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आपको सेंसस के रिगार्डिंग में एक आर्टिकल का पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। आर्टिकल का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही आर्टिकल है 246 के द्वारा यहाँ पे जो सेंसस के रिगार्डिंग में आपको जो प्रोविजंस है वो देखने के लिए मिलता है कि यूनियन गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है सेंसस को कैरी आउट करने का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सेंसस के रिगार्डिंग में हिस्ट्री के बारे में कि हमारे कंट्री के अंदर कब जो फर्स्ट सेंसस है उसको कंडक्ट किया गया, उसका अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो स्टूडेंट 2 टाइम्स हमारे यहाँ पे जो सेंसस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। एक तो सेंसस है स्टूडेंट्स 1871 के समय। 1871 के समय हमारे यहाँ पे वॉइस रॉय कौन हुआ करते थे? लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो नाम के जो पर्सन है वो वॉइस रॉय हुआ करते थे। राजस्थान अगर आप कभी विजिट करोगे तो राजस्थान में जो अजमेर है जहाँ से पृथ्वीराज चौहान रूल किया करते थे, जिनको बैटल ऑफ तराइन के अंदर में मोहम्मद गौरी के द्वारा हराया गया था, तो स्टूडेंट्स वो अजमेर नाम की जो जगह है वहाँ पे इनका कॉलेज भी है, लॉर्ड मायो का कॉलेज भी है। तो लॉर्ड मायो जब वाइसरॉय हुआ करते थे तो नॉन सिंक्रोनाइज वे में, नॉन सिंक्रोनाइज ये आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। फर्स्ट सेंसस कब कंडक्ट हुआ, सिंक्रोनाइज वे में कब कंडक्ट हुआ? 10 ईयर बाद में सिंक्रोनाइज वे में होता है 1881 के समय। उस समय वॉइसरॉय कौन हुआ करते थे? लिटन। देखो लिटन चले गए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद में, उस समय कौन आ गए थे? रिपन। और रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस के रूप से भी हम जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो 1881 के समय जब रिपन यहाँ पे वॉइसरॉय थे तो उनके समय में जो फर्स्ट जो सिंक्रोनाइज वे में जो सेंसस है उसको कंडक्ट किया गया था। हमारे फर्स्ट जो सेंसस कमिश्नर कौन है स्टूडेंट्स? 1881 के समय जो सेंसस कमिश्नर कौन है? WC प्लाउडेन। WC प्लाउडेन नाम के जो पर्सन है वो फर्स्ट हमारे सेंसस कमिश्नर हैं जिनके द्वारा इस सेंसस को कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नवाज शरीफ नाम के एक पॉलिटिकल लीडर हैं पाकिस्तान के,
और पाकिस्तान के ये पॉलिटिकल लीडर वापस आए हैं, ये चले गए थे पाकिस्तान से बाहर, इनके ऊपर काफ़ी सारे जो केसेज हैं वो चला दिए गए थे। आप देखिए कि पाकिस्तान इंडिया के साथ ही इंडिपेंडेंस है वो अचीव की थी। इंडिया का तो कोई इरादा भी नहीं था उस समय में पाकिस्तान सेपरेट हो, बट उन्हीं के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, उनके डिमांड कंटिन्यूस रेज किया गया। अगस्त ऑफर से लेकर आप देखिए कि कैबिनेट मिशन तक कंटिन्यूस इनका डिमांड है। माउंट बेटन प्लान के द्वारा और 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है उसके थ्रू इनको क्रिएट किया गया। बट पाकिस्तान का एक आप देखिए कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वहाँ पे किस तरीके से है कि वहाँ पे आज तक आफ्टर द इंडिपेंडेंस आज तक एक भी पीएम के द्वारा कोई अपना जो 5 ईयर का जो टेन्योर है वो कंप्लीट नहीं किया गया। नो पीएम इन द पाकिस्तान कंप्लीटेड द 5 ईयर टेन्योर। कभी अगर टेन्योर कंप्लीट होने का समय आएगा तो आर्मी के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाएगा वहाँ पे। तो आप देखिए कि नवाज शरीफ वापस से लौटे हैं, वहाँ का जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसके बारे में बेसिकली हमारे एग्जाम से रिलेटेड तो कुछ है नहीं, बट डेट इज ऑल अबाउट द डिस्कशन, न्यूज़ के अंदर मेंशन था तो उसे हमें डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इजिप्ट के थ्रू यहाँ पे गाजा स्ट्रिप के रिगार्डिंग में जो एड्स हैं, जो यहाँ पे जो सप्लाईज़ हैं वो यहाँ पे सेंड की गई हैं, जिससे कि वहाँ पे उनको सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाए। स्टूडेंट्स गाजा स्ट्रिप का वो एकमात्र सपोज कीजिए ये हमारा इजराइल है, सपोज कीजिए, सपोज ही करना स्टूडेंट्स, ये इजराइल है। यहाँ पे आपको गाजा स्ट्रिप सिचुएटेड है, ये सनाई पेनिनसुला है, सनाई पेनिनसुला से कनेक्ट करता है। यहाँ पे जो बॉर्डर है उसका क्या नाम है स्टूडेंट्स, वहाँ का नाम है राफा। राफा बॉर्डर एकमात्र ऐसी बॉर्डर है इस गाजा स्ट्रिप के अंदर में जो बेसिकली इजराइल के द्वारा यहाँ पे इजराइल के द्वारा कंट्रोल नहीं है, सनाई पेनिनसुला के साथ में इसको कंट्रोल एरिया अपना शेयर करती है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम इसको डिस्कस करने से पहले अभी हम गाजा स्ट्रिप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम एक बार इसका जो दिल्ली के अंदर जो एयर का जो पोल्यूशन हुआ है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आप देखिए कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है GRAP है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। जो यहाँ पे एनजीटी के द्वारा जो सवाल जवाब मांगे गए हैं, दिल्ली है, पंजाब है, इन स्टेट से कि एयर का जो पोल्यूशन है वो क्यों क्रिएट हुआ, एयर का जो क्वालिटी है क्यों यहाँ पे डिक्लाइन हुआ। अब देखिए कि इंडिया के अंदर क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है वो चल रहा है, तो कल जो क्रिकेट के वर्ल्ड कप के अंदर ही एक नीदरलैंड का एक मैच था। नीदरलैंड के जो प्लेयर्स हैं या उनके रिलेटेड जो स्टाफ है उनके द्वारा एक कमेंट किया गया था कि बॉम्बे के अंदर शायद वो मैच था कि एयर क्वालिटी डिक्लाइन होने की वजह से भी हमारी जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुई है। बॉम्बे का जो एयर क्वालिटी सडनली एकदम से जो वहाँ पे डिक्लाइन हुआ उस वजह से भी वो बॉम्बे भी न्यूज़ के अंदर में था, और दिल्ली तो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है। विंटर्स के समय में कंटिन्यूस लास्ट 10 ईयर से इनका जो एयर क्वालिटी है वो यहाँ पे डिक्लाइनिंग में है। फायर क्रैकर्स को भी बैन किया गया है, ग्रीन क्रैकर्स उसके द्वारा अलाउ किए गए थे, जिसको हमने कल टेलीग्राम चैनल के अंदर डिस्कस किया था। नेक्स्ट आप देखिए स्टेबल बर्निंग को एक मेन इश्यू माना जाता है, बट आप देखिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी हैं जिसकी वजह से डस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, कोल का जो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि व्हीकुलर जो पोल्यूशन है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है, जिसके अंदर ओड एंड इवन स्कीम है जो लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ साल पहले, जब काफ़ी ज़्यादा बेकार जब कंडीशन हो गया था एयर क्वालिटी का। तो आपको यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे पोल्यूटेंट हैं जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर में मेजर किया जाता है। तो ये एक बार क्वेश्चन और पूछा था, एक स्टूडेंट के द्वारा रिप्लाई दिया गया था, तो इसको आप रीड कीजिए। स्टूडेंट जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए ना, अगर आपको ना पता हो तो आप उनको रीड करो, गूगल करो, उनको लिखना कहीं ना कहीं आप उनको नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको जो टॉपिक्स हैं वो याद होंगे। ऐसे तो नहीं है कि एकदम से कोई नॉलेज का प्राप्ति होगा और आपको एकदम से आप सभी चीज़ें याद होंगी, धीरे धीरे कोशिश करने से ही होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में, आपको पता होना चाहिए MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस है। MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस है, जिसके अंदर ये ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आया था, जिसका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। रिसेंट समय में हमने डिस्कस किया है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट है, जिसको यहाँ पे लॉन्च किया गया, जिसके अंदर में दिल्ली का एरिया है। दिल्ली के अलावा जो इसके आसपास के जो स्टेट है, जिसमें आप देखिए हरियाणा है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, पंजाब और राजस्थान का भी कुछ पार्ट है जिसको कवर किया गया है, जिससे एयर क्वालिटी को यहाँ पे इम्प्रूव करने में हेल्प मिले। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट गाजा स्ट्रिप के बारे में, गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको आज का जो संडे का न्यूज़पेपर है, आप देखिए कि संडे का न्यूज़पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, द हिंदू का जो न्यूज़पेपर। क्यों? क्योंकि ऐसे कोई टॉपिक्स जो लास्ट 10 to 12 डेज के अंदर न्यूज़ के अंदर है उनको काफ़ी डिटेल के अंदर कवर किया जाता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इजराइल का जो एरिया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि इजराइल के बारे में यहाँ पे जो क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस किया गया। प्रेजेंट समय का स्ट्रक्चर आप देखिए कि ये कंप्लीटली इजराइल है। इजराइल के अंदर जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट के अंदर क्या सिचुएटेड है, गाजा स्ट्रिप है। ईस्टर्न पार्ट के अंदर यहाँ पे क्या सिचुएटेड है, यहाँ पे आपको वेस्ट बैंक का एरिया देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो पैलेस्टाइन की जो डिमांड वाले जो पर्सन्स है ना, जिसमें एक हमास है जो कि एक इंसर्जेंट ग्रुप है, इनका भी आपस में जो वायलेशन है जो आपको देखने के लिए मिलेगा कि पैलेस्टीनियन जो यहाँ पे एक मूवमेंट के रिलेटेड जो लोग हैं, पीएलओ से रिलेटेड जो लोग हैं, एंड इसके अलावा जो हमास के जो पर्सन्स हैं उनके बीच में भी आपस में जो कन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट हुआ था। उसके बाद में हमास को जो वेस्ट बैंक से निकाल दिया गया और जो गाजा के अंदर उनका जो डोमिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है प्रेजेंट समय में। गाजा स्ट्रिप आप देखिए कि नॉर्दर्न बॉर्डर के बारे में आपको पता होना चाहिए, अरफा नाम से उसका नॉर्दर्न बॉर्डर है। अरफा है या सफ़ा या अरफा ऐसा कुछ नाम है स्टूडेंट्स। और सदर्न पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया जो ओनली बॉर्डर है इजराइल के द्वारा यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया जाता, जिसका नाम है रफा बॉर्डर, जिसके थ्रू एड्स हैं वो यहाँ पे जो सप्लाईज हैं वो सेंड की गई हैं इस कन्फ्लिक्टेड एरिया के समय में। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे आप गाजा का यहाँ पे डोमिनेशन है। गाजा के अंदर किसका डोमिनेशन है, हमास का। ईस्टर्न पार्ट के अंदर वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक किसका, वेस्ट बैंक का नाम क्यों दिया गया आप देखिए, यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो करती है, रिवर का नाम है जॉर्डन रिवर। अब ये बाकी का इजराइल है। यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट के अंदर कौन सा एरिया जो शेयर करता है इजराइल के साथ में वो आपको पता होना चाहिए, जॉर्डन है। साउथ के अंदर भी है जॉर्डन। यहाँ पे जो गल्फ ऑफ अकाबा है, यहाँ पे सनाई पेनिनसुला है जो कि इजिप्ट का पार्ट है, इधर लेबनान है। और इधर आप देखिए कि सीरिया है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में। सीरिया का एक एरिया था जिसको इजराइल के द्वारा अनेक्स किया गया था, गोलन हाइट्स, उसको रिटर्न नहीं किया गया है। सी ऑफ गैलीलियो भी यहीं पे सिचुएटेड है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इजराइल। अब ये इजराइल कैसे एग्जिस्टेंस के अंदर में आया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। इस एरिया के ऊपर में ये जो कंप्लीट एरिया है इसके ऊपर किसका रोल हुआ करता था, ओटोमन एम्पायर का। ओटोमन एम्पायर का रूल हुआ करता था। आप देखिए कि ओटोमन एम्पायर को वर्ल्ड वॉर वन के समय में, जो वर्ल्ड वॉर वन का जो समय है उस समय में इसको यहाँ पे कोलैप्स होता है ओटोमन एम्पायर। और वर्ल्ड वॉर वन के समय ये जो ब्रिटिश कॉलोनी है उसके अंडर में आता है जो गाजा का एरिया है, इजराइल का जो एरिया है। यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन पर्सन्स है वो रहा करते थे, बट 16-17 सेंचुरी अगर हम बात करें 18 सेंचुरी के अंदर में जो जूइस के साथ में यूरोप के एरिया के अंदर जो उनके अगेंस्ट में वायलेशंस या क्राइम्स इंक्रीज हुए, वो कंटिन्यूस इस एरिया के अंदर में उनका माइग्रेशन है वो स्टार्ट हुआ। कंटिन्यूस इस एरिया के अंदर में उनका जो माइग्रेशन है वो स्टार्ट हुआ। वर्ल्ड वॉर वन के समय में ये एरिया ब्रिटिश कॉलोनी के समय आ गया, ब्रिटिश कॉलोनी के समय आ गया। तो ब्रिटिश कॉलोनीज के द्वारा उस समय में एक जो डिस्कशन है वो किया गया कि ज्यूस के लिए जो ज्यूस पर्सन है, जो ज्यूइश पर्सन है उनके रिगार्डिंग में यहाँ पे एक अलग से स्टेट है उसको क्रिएट किया जाएगा। अब ये वर्ल्ड वॉर वन के समय इसको डिस्कस किया गया है कि एक यहाँ पे एक ज्यूइश के रिगार्डिंग में अलग से जो स्टेट है इस एरिया के अंदर इस्टेब्लिश किया जाएगा। आप देखिए कि ओटोमन एम्पायर का कोलैप्स होने के बाद में ब्रिटिश कॉलोनीज के अंडर में इसको आने की वजह से आप देखिए कि यहाँ पे एक वॉर है वो भी क्रिएट होगी। यहाँ पे जूइस एंड जो पैलेस्टीनियन पर्सन्स हैं उसके बीच में एक वॉर है 1930 के समय में, या 1920-30 के समय में काफ़ी सारे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपस में देखने के लिए मिलेंगे इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में आपस में। उसके बाद में देखिए कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे कंटिन्यूस जो जूइस है उनका पॉपुलेशन इंक्रीज किया गया, उनके द्वारा यहाँ पे जो पैरेलल गवर्नमेंट है वो भी इस्टेब्लिश किए गए। दो उनके यहाँ पे वायलेंट ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करते थे जो यहाँ पे काफ़ी सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट किया करते थे। उसके बाद में आप देखें कि 1948 के समय जो मई का जो मंथ है उसके समय इसको क्रिएट कर दिया गया, इजराइल को क्रिएट कर दिया गया। इजराइल को क्रिएट करने के साथ ही जो अरब कंट्रीज हैं उनके द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया गया, जिसको हम नाम से जानते हैं इजराइल अरब वॉर। 1948 के समय इजराइल अरब वॉर के नाम से हम उसको जानते हैं। और उसी समय में कुछ अलग अलग एरियाज हैं, जैसे वेस्ट बैंक का जो एरिया है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया गया था, जॉर्डन के द्वारा। जो जॉर्डन अब प्रेजेंट समय में काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है क्योंकि हमास के द्वारा जिस तरीके से वायलेंट अटैक किया गया। तो यहाँ पे पैलेस्टीनियन जो बेसिकली एक मुद्दा था, जो गांधी जी का आपको कॉन्सेप्ट मॉडर्न हिस्ट्री में देखने के लिए मिलता है कि आप चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद में गांधी जी ने मूवमेंट को विड्रॉ क्यों किया था। एक तो मूवमेंट काफ़ी लेंदी हो गया था, दूसरा आप देखिए कि अगर आप वायलेंस के पर्सपेक्टिव में जाओगे ना, और अगर आप किसी भी मूवमेंट के अंदर वायलेंस को यूज़ करोगे तो दूसरी अथॉरिटी के पास तो आराम से एक मौका मिल गया, आपने वायलेंस यूज़ किया, वो आपको कंप्लीटली यहाँ पे वेनिस आउट कर देंगे वायलेंस को यूज़ करते हुए, अगर वो पावरफुल हैं तो गांधी जी इसी वजह से वायलेंस के अगेंस्ट में थे।
तो आप देखिए कि अब जॉर्डन, इजिप्ट ये कम्प्लीटली साइलेंट है ये कंट्रीज, और बाकी नाइबर होने की वजह से यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन पर्सनस का जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से भी उसके बाद में भी ये काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। तो वेस्ट बैंक के एरिया को यहाँ पे जॉर्डन के द्वारा एनेक्स कर लिया गया। जो यहाँ पे गाजा का जो एरिया है वो इजिप्ट के द्वारा यहाँ पे डोमिनेट किया जाता था। आप देखिए कि उसके बाद में यहाँ पे अलग अलग समय में लड़ाइयाँ होती हैं। 1967 के समय जो 6 डे वॉर का समय आएगा, उसके बाद में 1987 के समय हमास है उसका क्रिएशन होता है। 67 के समय इस एरिया को फिर से कैप्चर कर लिया गया इजराइल के द्वारा। ये पैलेस्टीनियन पर्सन्स के अंडर में है, ये भी पैलेस्टीनियन पर्सन्स के अंडर में ही था, वेस्ट बैंक एंड गाजा। आप देखिए कि 1987 के समय एक डिक्लेरेशन आता है, ओस्लो डिक्लेरेशन। ओस्लो डिक्लेरेशन के अंदर ऑटोनोमस जो पैलेस्टीनियन रीजन है उसके क्रिएट करने की बात की गई। उस ऑटोनोमस पैलेस्टीनियन रीजन को क्रिएट करने के अगेंस्ट में हमास था। हमास को बेसिकली ईरान के द्वारा सपोर्ट है। यहाँ लेबनान के अंदर हजीबुल्लाह आपको देखने के लिए मिलता है, वो भी ईरान के द्वारा सपोर्टेड है। तो दे पर्सन्स आर कंप्लीटली अगेंस्ट द ओस्लो डिक्लेरेशन कि यहाँ पे जो पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है, पैरेलल जो पैलेस्टीनियन ऑटोनोमस एरिया है उसको यहाँ पे क्रिएट किया जाए। उसके बाद में आप देखिए कि वेस्ट बैंक के अंदर जो पैलेस्टीनियन पर्सन्स है, जो पीएलओ के द्वारा जिसको स्टार्ट किया गया, उनका और हमास का यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होगा। उसके बाद में हमास को वेस्टर्न बैंक के एरिया के अंदर सेंड कर दिया गया। हमास का वहीं पे डोमिनेशन है। अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट की बात करें तो इसको एक ओपन प्रिजन का नाम दिया गया है स्टूडेंट्स। हाँ, जो गाजा का जो एरिया है उसको किसका नाम दिया गया है? ओपन प्रिजन। ओपन प्रिजन किस तरीके से? आप देखिए इजराइल के द्वारा इसको डोमिनेट किया जाता है मैक्सिमम जगह। इसका जो आसपास के जो एरियाज हैं, जब यहाँ पे हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया गया ना, तो आप देखिए बॉर्डर के जो एरियाज हैं वो प्रिजन की तरह उनको बनाया गया है। जैसे प्रिजन के अंदर आपको, सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो जैसे प्रिजन के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है ना कि उनको यहाँ पे जो बार्स हैं वो चारों तरफ, तो काफ़ी जो लेंदी लेंदी जो बार्स हैं वो वहाँ पे लगाई गई हैं चारों तरफ, गाजा के चारों तरफ में। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो इनका एयर का जो है वो भी नहीं हुआ करता, मेडिटेरियन सी को ये यूज़ नहीं कर सकते, इजराइल के द्वारा वहाँ पे कम्प्लीटली कंट्रोल है। तो इतना ज़्यादा कंजस्टेड पॉपुलेशन है इसी कम्प्लीटली स्ट्रिप के अंदर में। यहाँ पे रफा बॉर्डर है, यहाँ पे सफ़ा बॉर्डर आपको देखने के लिए मिलता है। ओनली एकमात्र ये रफा बॉर्डर है जिसको यहाँ पे इजराइल के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओपन प्रिजन। इसको बताया गया है कि कंप्लीटली बैरिकेड है चारों तरफ से, इसको यूज नहीं कर सकते। जो एयरपोर्ट हुआ करता था उसको इजराइल के द्वारा डैमेज कर दिया गया है, तो कोई एयरपोर्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। दिस इज ऑल अबाउट द ओपन प्रिजन जो गाजा को नाम दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ कंसर्न्स भी आपको देखने के लिए बेसिकली आपको भी होना चाहिए कंसर्न। कंसर्न ये है कि इजराइल का जो डिफेंस सेक्टर है उसको इतना मजबूत, इतना स्ट्रोंग बताया जाता था। आप देखिए कि गाजा के अंदर से जब यहाँ हमास के द्वारा अटैक किया गया तो इजराइल का जो डिफेंस सेक्टर है वो कम्प्लीटली कोलैप्स हुआ। यूएस के द्वारा मदद मांग ली गई है कि यूएस हमको सपोर्ट करे, रॉकेट भी दे, मॉनेटरी सपोर्ट भी हमको करे। तो हो सकता है कि कोई मॉडल जो बेसिकली बताया गया था कि हमारा इस तरीके का जो सिक्योरिटी का मॉडल है उसका एक कोलैप्स के रूप में ये देखने के लिए मिला, या उसके बिहाइंड के क्या डिप्लोमेटिक रीजंस हैं वो हम डिटेल के अंदर नहीं जानते। वो तो बेसिकली जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं, सीआईए का क्या रोल है, मोसाद का क्या रोल है, क्या हमारी रो का भी कोई रोल है वहाँ पे, तो वो सब तो आप जब सर्विस के अंदर जाओगे, इन एजेंसीज का पार्ट बनोगे, तभी आपको वहाँ पे समझ में आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे जो पीएम सर हैं, जो ग्वालियर का एक स्कूल है सिंधिया स्कूल, वहाँ पे गए थे। वहाँ पे एक पॉलिटिकल रैली को भी एड्रेस किया। कुछ जो डिसीजंस गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं उनके बारे में इन्होंने बेसिकली एंडोर्स किया है अपने डिसीजन को। जैसे कि 370 को यहाँ पे रिमूव किया गया, जो स्पेशल स्टेटस हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर को। तो इनका जो बेसिक इससे रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन को हम डिस्कस करें, एक हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करते थे जिनका बेसिकली यहाँ पे एक नारा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक नारा था कि जो एक देश के अंदर एक ही विधान होना चाहिए, एक ही मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। जम्मू कश्मीर को जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, एक ही यहाँ पे निशान होना चाहिए, मीन्स आपका जो फ्लैग है वो भी यहाँ पे सेपरेट एक ही होना चाहिए, अलग से ना होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि दिस इज ऑल अबाउट, उनका स्लोगन था एक देश में एक ही विधान है, एक ही संविधान है, इस तरीके का। तो आप देखिए कि 370 को यहाँ पे रिमूव किया गया, जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ट्रिपल तलाक के बारे में भी मेंशन किया गया है, उसको बैन किया गया है। वुमेन्स को जो डिग्निफाइड जो लाइफ है वो देने के रिगार्डिंग में, स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड जो महिलाएं हैं उनके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वुमेन रिजर्वेशन बिल है, वुमेन रिजर्वेशन बिल, उसके बारे में भी बात किया। अब तो एक्ट बन चुका है वुमेन रिजर्वेशन एक्ट,
तो ऐसे कुछ डिसीजंस हैं, उनके बारे में ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा बात की गई। यहाँ पे हमने बात किया है सिंधिया स्कूल के बारे में। तो जब हम मराठा एम्पायर के बारे में डिस्कस करते हैं ना स्टूडेंट, तो मराठा एम्पायर में आप देखिए कि अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्सन है वो रूल किया करते थे, और इस तरीके से एम्पायर है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ करता था। पुणे के अंदर जो शनिवार वाड़ा है, पुणे के अंदर अगर आप विजिट करोगे, शनिवार वाड़ा नाम का एक जगह है, तो शनिवार वाड़ा के अंदर तो पेशवा रहा करता था। पेशवा वहां पे बैठा करते थे, पेशवा के द्वारा वहीं से जो मीटिंग्स हैं, जो खोज खबर है वो लिया जाता था। आप देखिए गुजरात के अंदर, वडोदरा के अंदर आपको कौन देखने के लिए मिलते हैं? गायकवाड़। गायकवाड़ कहाँ होते थे? गुजरात के अंदर, यहाँ पे कौन से रीजन के अंदर में? वडोदरा के अंदर में। जो मालवा का जो रीजन है, इंदौर का जो रीजन है, वहां पे कौन हुआ करते थे? वहां पे आपको होलकर देखने के लिए मिलते हैं। होलकर्स के अंदर ही आपको यहाँ पे बेसिकली पता होना चाहिए अहिल्याबाई होलकर हैं, जिसके रिगार्डिंग में जो अहमदनगर है उसका नाम क्या चेंज कर दिया गया? महाराष्ट्र के अंदर अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया। औरंगाबाद का नाम क्या कर दिया गया? संभाजी नगर के नाम से उसको चेंज किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्वालियर के अंदर जो सिंधियाज है वो रूल किया करते थे, नागपुर के अंदर भोंसले रूल किया करते थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द मराठा एम्पायर, जिसके अलग अलग सेक्शंस के अंदर अलग अलग पावरफुल पर्सन्स है वो हुआ करते थे। तो ये मराठा एम्पायर के बारे में हमने डिस्कस किया, सिंधियाज के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, गोल मार्केट के बारे में है। दिल्ली का जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे गोल मार्केट है। आप देखिए कि कल का ही जो हमने टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस किया था, कल के न्यूज़पेपर के अंदर तो उसको हम डिस्कस नहीं कर पाए। मेहरौली का जो एरिया है ना, जो हमारा कुतुब मीनार के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे मेहरौली आर्कोलॉजिकल पार्क है, उसको लॉन्च किया गया है दिल्ली के जो एलजी हैं उनके द्वारा। और अभी उनके द्वारा जो गोल मार्केट है उसको यहाँ पे एक म्यूजियम का शेप है वो दिया गया है। गोल मार्केट आप देखिए कि 1921 के समय इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो पर्सन हो तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल जो बिजनेस टाउन है, सेंट्रल जो बिजनेस टाउन जो सिटीज के अंदर देखने के लिए मिलता है, जैसे कि हमारा जो सीपी का जो एरिया है दिल्ली के अंदर, जो कनॉट प्लेस का एरिया है, जिसको सेंट्रल बिजनेस टाउन का जो नाम दिया गया है। तो ये आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर इनको रीड करते हो, जब इकोनॉमिक ज्योग्राफी या सेटलमेंट ज्योग्राफी को जब आप रीड करते हो उस समय में। तो गोल मार्केट हमारे सेंट्रल पार्ट के अंदर ही है। 1921 के समय इसको क्रिएट किया गया था। ये उस समय ग्रोसरी जो अलग अलग तरीके के आइटम्स है उसके खरीदने का एक इंपॉर्टेंट मार्केट हुआ करता था, जिसको अब म्यूजियम का जो शेप है वो दिया गया था। म्यूजियम की डिमांड है वो काफ़ी पुरानी है, बट वहाँ के जो शॉप ओनर्स हैं वो बेसिकली कोर्ट के अंदर उनके द्वारा चैलेंज कर दिया गया था कि हमारी जो शॉप्स हैं उनको हम किस तरीके से यहाँ पे म्यूजियम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब उसका कुछ मॉडरेट रूप में कुछ गोल मार्केट के अंदर जो म्यूजियम है वो बनाया गया है। महिलाओं का जो योगदान है उसको यहाँ पे शो किया गया है कि वुमेन्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है उस समय में। अलग अलग वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन बिजनेस है, उन सभी को इस गोल मार्केट म्यूजियम के थ्रू शो किया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द गोल मार्केट। आर्कोलॉजिकल जो मेहरौली के अंदर आर्कोलॉजिकल पार्क को जो लॉन्च किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे अलग अलग तरीके के जो हाउस हैं, अलग अलग तरीके के जो टॉम्स हैं, उनको वहाँ पे रिनोवेट किया गया है मेहरौली का जो आर्कोलॉजिकल पार्क है उसके अंदर में। अब आप देखिए कि स्टूडेंट्स ऐसी ही एक न्यूज़, ऐसा ही एक आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो कश्मीर से रिलेटेड है। कश्मीर के अंदर आपको कश्मीर के अंदर आपको जो महाराजगंज के नाम का जो एरिया है, महाराजगंज जो बेसिकली सेंट्रल जो ओल्ड जो कश्मीर है, सेंट्रल पार्ट ऑफ कश्मीर, ओल्ड कश्मीर का, वहाँ पे ये महाराजगंज नाम का जो मार्केट है वो हुआ करता था। और स्टूडेंट्स ये जो मार्केट है बेसिकली जो डोगरा डायनेस्टी वहां पे रूल किया करती थी। आप देखिए कि राजा हरीशचंद्र जो हैं, जिन राजा हरी सिंह, सॉरी हरी सिंह, राजा हरी सिंह नाम के जो पर्सन है जिनके द्वारा कश्मीर का जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया। कश्मीर का जो एग्रीमेंट है इंडिया के इंडिया के साथ में साइन किया गया था। तो राजा हरी सिंह वो डोगरा डायनेस्टी से ही बिलोंग किया करते थे उस समय में। ऐसा किंगडम था जो बेसिकली रूल बाय द होम, जो हिंदू जो किंग है उनके द्वारा रूल किया गया था, और मुस्लिम मेजोरिटी आपको वहां पे देखने के लिए मिलती है। तो डोगरा का जो डोगरा डायनेस्टी है उसके समय का ये आर्किटेक्चर है महाराजगंज, जो बेसिकली मिक्स आर्किटेक्चर है, जिसके अंदर आपको जो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर वहाँ का जो लोकल आर्किटेक्चर है, उसके अलावा में कॉलोनियल जो इफेक्ट है, जो कॉलोनियल आर्किटेक्चर का जो इफेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे ग्राउंड लेवल के ऊपर यहाँ पे बेसिकली जो शॉप है वो बनाई गई हैं, ग्राउंड लेवल के ऊपर शॉप है। अपर पार्ट के अंदर आपको जो रेजिडेंशियल एरिया है वो देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा कश्मीर का आर्किटेक्चर के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपको वुड का जो यूज है, लकड़ी का जो यूज है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। वुड आर्किटेक्चर जो, अगर हम मेडिवल के समय की बात करें या मेडिवल से पहले का जो समय है, अर्लियर जो मेडिवल है जिसके अंदर काकातिया ना, सॉरी
ललित आदित्य मुक्तापिदा नाम के जो रूलर हुआ करते थे, अलग अलग जो डायनेस्टी वहाँ पे रूल किया करती थी, तो उनके समय का जो आर्किटेक्चर है जिसके अंदर काफ़ी सारे जो टेम्पल आर्किटेक्चर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मेडिवल के समय में काफ़ी सारे जो यहाँ पे गार्डन्स हैं, गार्डन्स यहाँ पे बनाए गए थे। कश्मीर के अंदर निशांत गार्डन है, कश्मीर के अंदर काफ़ी सारे गार्डन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनको मुगल एरा के समय में जो बनाया गया। और वुड की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी मॉस्क्यूज हैं वो भी बनाई गई हैं जो कम्प्लीटली वुड का जिसका इसके अंदर यूज किया गया है। कुछ दिन पहले हमने कश्मीर से रिलेटेड जो क्रिकेट का बैट जो बनता है, क्रिकेट का जो बैट जो बनता है उसके अंदर वहाँ का जो पिलोन नाम सा जो वुड है वो यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे महाराजगंज के बारे में। आप देखिए कि कश्मीर बेसिकली स्मार्ट सिटी का पार्ट है, कश्मीर स्मार्ट सिटी का भी पार्ट है। और यूनेस्को का एक प्रोजेक्ट होता है स्टूडेंट्स, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। यूनेस्को का एक प्रोजेक्ट है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, उसका भी पार्ट है कश्मीर। हमारे यहाँ पे 6-7 सिटीज़ हैं जो इसका पार्ट है, जिसमें चेन्नई है, वाराणसी है, जयपुर भी उसका पार्ट है, हैदराबाद भी है, मुंबई है। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का भी ये पार्ट है। स्मार्ट सिटी का भी इसको अंदर रखा गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को आप देखिए कि हमारे यूपीएससी के अंदर में जो सेकंड रैंक लेके आए थे जो पर्सन अर्थर आमिर, उनके द्वारा वहाँ पे बनाया गया है। उनके वो बेसिकली उस स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है उसको वहाँ पे हेड कर रहे हैं कश्मीर के अंदर में बेसिकली। वैसे उनका अगर हम ये यूपीएससी के रिगार्डिंग में हम बात कर रहे हैं, आप देखिए कि उनका जो कैडर है वो राजस्थान है, बट अभी वो कश्मीर के अंदर है। तो कश्मीर में क्यों है, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक कैडर सिस्टम के अंदर में कार्डर सिस्टम है, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है, उसको हम बोलते हैं डेपुटेशन। आप अपना जो होम स्टेट है उसके अंदर भी 5 ईयर का जो टेन्योर है उसके पर्सपेक्टिव में आप डेपुटेशन के लिए चले जा सकते हो। तो वो वहाँ पे गए हैं, कश्मीर का जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसको हेड कर रहे हैं। काफ़ी सारे जो नए नए इनिशिएटिव्स हैं उनके द्वारा लिए गए हैं रिनोवेशन के पर्सपेक्टिव में। आप देखिए कि उन्होंने, आप उनका सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर जाके देखना, उन्होंने काफ़ी कुछ शेयर किया है। इवन आप जो लाल बाग का जो एरिया है, जो वहाँ पे लाल चौक का एरिया है, उसको अभी 15 अगस्त के समय कितना अच्छे से रिनोवेट किया गया था, उसके आप देखना। इसके अलावा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी वहाँ पे, जो स्पोर्ट्स के अंदर में कश्मीर का अंदर जो स्पोर्ट्स है उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया है। उसके रिगार्डिंग में एक डॉक्यूमेंट्री भी है, आपको संडे का दिन है, समय मिले तो ज़रूर देखिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द डोगरा आर्किटेक्चर और उससे रिलेटेड जो महाराजगंज है, जिसको कि डोगरा एक किंग हुआ करते थे। डोगरा किंग के बारे में अगर हम बात करें, महाराजा रणबीर सिंह है। महाराजा रणबीर सिंह के द्वारा इसको शेर खास जो हार्ट ऑफ द सिटी है उसके अंदर में, शहर का जो खास एरिया है जो हार्ट ऑफ द सिटी है उसके अंदर में इसको इस्टेब्लिश किया गया। महाराजगंज मार्केट के बारे में रणबीर सिंह के द्वारा किया गया है। महाराजा रणबीर सिंह एक पर्सन है जिनके द्वारा वहाँ, आप देखिए कि हमने हमारा कंप्लीट इंडिया है ना, उसके अंदर आपको इंडियन पीनल कोड देखने के लिए मिलता है। कश्मीर के अंदर रणबीर पीनल कोड हुआ करता था, तो रणबीर पीनल कोड महाराजा रणबीर सिंह से ही इंस्पायर होते हुए है स्टूडेंट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द कश्मीर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वीक मानसून के बारे में, कर्नाटक के द्वारा कोट किया गया है कि वीक मानसून होने की वजह से उनके जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में यहाँ पे बताया गया, सूपा के अंदर हैं, मणि के अंदर हैं, जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उनके जो जनरेशन है वो भी हिट हुआ है। अब देखिए कि इंटीरियर पार्ट के अंदर है, काफ़ी कम बारिश हुआ, अगस्त के समय काफ़ी कम बारिश हुआ इस साल मानसून के अंदर में। और अब तो रिट्रेटिंग मानसून का जो समय है वो आ चुका है, वापस से मानसून आ रहा है कोरामंडल कोस्ट के रिगार्डिंग में। कंप्लीट इंडिया मानसून नहीं रिसीव करेगा, कोरामंडल कोस्ट है वो रिट्रेटिंग मानसून वापस से जब मानसून लौटता है उस समय ही करता है। हमारे यहाँ पे एक रिवर होती है, रिवर का नाम है कावेरी, जो कि कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल्स हैं जो कर्नाटक से, वहाँ से निकलती है। उसके भी वाटर शेयरिंग का जो इश्यूज है वो काफ़ी दिन न्यूज़ के अंदर था, वहाँ पे पानी रिलीज करने के रिगार्डिंग में। तो कावेरी को लोकल नाम उसका पता होना चाहिए, पोनी उसका लोकल नेम है, उसकी वजह से उसको बुलाया जाता है। कावेरी का जो आधा कोर्स है वो यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू पानी रिसीव करता है, और आधा जो कोर्स है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो कि रिट्रेटिंग मानसून है, जो मॉइस्चर कहाँ से गेन करता है, बे ऑफ बंगाल से, वहाँ से पानी है वो रिसीव करता है। दिस इज ऑल अबाउट द कावेरी रिवर। ब्रह्मगिरी हिल्स जो ताल कावेरी नाम की जगह है कर्नाटक में, वहाँ से निकलती है। केरल के अंदर रिवर है वो फ्लो नहीं करती, बस इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं वो वहाँ से ओरिजिन करती हैं, इस वजह से केरल का भी नाम इसके अंदर आता है। अब देखिए कि केरल है, कर्नाटक है, इसके अलावा तमिलनाडु है, और पुडुचेरी का जो एरिया है वो भी इसका पार्ट है। पुडुचेरी 4 जगह सिचुएटेड है, उसके बारे में भी हमने ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस किया है। ये पुडुचेरी है, कराईकल है, ये तमिलनाडु के अंदर में है। यहाँ पे आपको माहे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको यमन देखने के लिए मिलेगा, यमन यहाँ है, माहे यहाँ है, सॉरी।
तो दिस इज ऑल अबाउट द पुडुचेरी, जो फ्रांस का यहाँ पे फ्रेंच का डोमिनेशन हुआ करता था। प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में बात करेंगे। आर्मी के द्वारा क्या किया गया है कि एक प्रोजेक्ट उद्भव है उसको लॉन्च किया गया है। इंडियन आर्मी प्लस में डिफेंस के कुछ स्ट्रेटजिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको यहाँ पे ऐड किया गया है। स्टूडेंट्स, इस प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में अगर हम बात करें, इंडिजीनियस मिलिट्री जो स्ट्रेटजी है, इंडिजीनियस जो हमारा मिलिट्री का नॉलेज है उसको बूस्ट करने के रिगार्डिंग में, उसका यहाँ पे रिगार्डिंग में जो स्ट्रेटजीज हैं उनको यहाँ पे कैसे यूज किया जाए, कैसा हमारा इंडिजीनियस मिलिट्री का नॉलेज हुआ करता था, उन सब के बारे में यहाँ पे रीड किया जाएगा। कुछ किताबें हैं उनके बारे में बात की गई है। हमारे जो चाणक्य हैं, चाणक्य का जो कौटिल्य है उनका कौन सा किताब हुआ करता था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसका किताब है? कौटिल्य का। किसके समय ये हुआ करते थे? आप देखिए कि मौर्यन डायनेस्टी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है इनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसी जो अर्थशास्त्र बुक है इसी के ऊपर एक किताब सिचुएटेड है, उसका नाम है नीति सारा। नीति सारा किताब किनके द्वारा लिखा गया है आपको पता होना चाहिए। कामदी के ये नाम के पर्सन है, या कामदी के उनका नाम से बोला जाता है, कामदी की। ये बेसिकली पॉलिटिकल जो एथिकल बिहेवियर है उसके बारे में ये डिस्कस करता है नीति सारा। अर्थशास्त्र के अंदर स्ट्रेटजीज के बारे में बात की गई है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस का क्या इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटजिक जो रिलेशंस है उनका क्या इंपॉर्टेंस है, डिफेंस के सेक्टर में, कंट्री के अंदर गवर्नेंस को वर्क करने के रिगार्डिंग में। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो संगम एम्पायर है, संगम क्या है? संगम वर्ड का मीनिंग है असेंबली। असेंबली के अंदर में आप देखिए संगम एम्पायर आपको सदर्न इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। चेरा चोला एंड पांड्यास 3 संगम वहां पे हुए थे। फर्स्ट संगम के कोई भी एविडेंस नहीं है, सेकंड संगम के कुछ एविडेंस है जिसमें कुछ किताबें हैं। तो उसी समय में एक किताब है तोलका पीएम बाई द थिरुकुरल नाम की जो किताब है, जो कि यहाँ पे थिरुवेल्वर नाम की जो पर्सन है उनके द्वारा लिखी गई थी। तोलका पीएम बाई तोलका पीआर वो बेसिकली अलग किताबें हैं जो संगम से रिलेटेड ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। इलांगो अडिगल का भी किताब है, वो अलग अलग किताबें हैं, उनके बारे में भी हम जब एंशेंट हिस्ट्री को रीड करेंगे, जब डिस्कस करेंगे। तो थिरुकुरल नाम की किताब है, थिरुकुरल नाम की किताब है, किसके द्वारा लिखी गई है? थिरुवेल्वर नाम के जो सेंट है उनके द्वारा। ये किसको बताता है? ये बताता है कि जब लड़ाई का जब समय है तो सिविलियन पर्सन्स को टारगेट नहीं किया जाए। तो आप देखिए कि मॉडर्न समय में हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करें। अर्थशास्त्र हमारा डिप्लोमेसी के अंदर यूज होता है। पॉलिटिकल यहाँ पे एथिकल बिहेवियर का जो बात है वो पब्लिक डोमेन के अंदर किया जाता है। गांधी जी के जो 7 सिन है उसके अंदर भी कंडेम किया गया है कि पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स के अगर होएगा तो वो एक बेसिकली सिन का पार्ट है, पाप का वो एक हिस्सा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थिरुकुरल का जो यहाँ पे पार्ट है, वो आप देखिए कि जिनेवा जो कन्वेंशन है कि सिविलियन पर्सन्स को यहाँ पे आप नहीं करोगे टारगेट किसी भी लड़ाई के समय में। तो मॉडर्न मिलिट्री जो वॉरफेयर के अंदर में जो मॉडर्न मिलिट्री एथिक्स के अंदर जिनेवा कन्वेंशन के रूप में हम डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि डिप्लोमेसी के रिगार्डिंग कौन सा कन्वेंशन है? वियना कन्वेंशन, जो किसका एक्सेप्शन है? आर्टिकल 14 का पॉलिटी के अंदर में। और वियना कन्वेंशन कल हमने डिस्कस किया था कनाडा के परस्पेक्टिव में। पुलिस कॉमेमोरेशन डे है 21 जो अक्टूबर है उसके दिन सेलिब्रेट किया जाता है स्टूडेंट्स। उसी दिन हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा प्रेज किया गया है कि काफ़ी सारे ऐसे पुलिस पर्सन हैं जिनके द्वारा ऑन द पुलिस लाइन होते हुए यहाँ पे अपनी जो लाइफ है उसको लेट डाउन किया है, हमारे कंट्री को इंटरनली वे में प्रोटेक्ट करते हुए। दिस इज ऑल अबाउट द पुलिस डे, पुलिस कॉमेमोरेशन डे। 1959 का दिन था। 1959 के दिन हमारी एक पुलिस पार्टी है जिसके द्वारा चाइनीज जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा अटैक किया गया, जिसमें काफ़ी सारे पुलिस पर्सन हैं जिनके द्वारा ऑन ड्यूटी अपनी जो लाइफ है उसको लेट डाउन किया और कंट्री को प्रोटेक्ट किया। उसी वजह से पुलिस कॉमेमोरेशन डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है कि ऑन ड्यूटी अपना जो लाइफ है उसको लेट डाउन करने की रिगार्डिंग में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में है। जब भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में रीड करते हैं, ये मेन जो आर्किटेक्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उनका इनको टाइटल दिया गया है। तो एक पॉलिटिकल लीडर है, एनसीपी नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके ये हेड हुआ करते थे। अभी तो एनसीपी का जो फैक्शंस हैं वो डिवाइड हो चुके हैं। शरद पवार जो फैक्शन है वो बेसिकली उनके द्वारा इनको हेड किया जाता है। स्टूडेंट्स, इनके द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बताया गया कि अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, डॉक्टर अंबेडकर को अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो काफ़ी गलत होगा। डॉक्टर अंबेडकर तो वो पर्सन है जिन्होंने हर एक सेक्टर के अंदर ही उनका इंपॉर्टेंट रोल है। हर एक सेक्टर के अंदर आप देखिए डॉक्टर अंबेडकर का रोल है। भाखड़ा नांगल जो डैम बनाया गया जिसके अंदर पंजाब के अंदर जो यूनियनिस्ट नाम की जो पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी उनका भी एक रोल है। यूनियनिस्ट के अंदर में सर छोटू नाम के जो पर्सन है जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो आप देखिए कि सर छोटू राम का भी कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर में। भाखड़ा नांगल डैम है वो बनाया गया जिसके अंदर अंबेडकर का जो एक इम्पोर्टेंट आपको जो
भागीदारी है, जो कंट्रीब्यूशन है वो देखने के लिए मिलता है। दामोदर वैली यहाँ पे कोऑपरेशन है, हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे काफ़ी सारे जो सोशल मूवमेंट्स हैं उनके अंदर भी इनके द्वारा जो कंट्रीब्यूट है वो किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आप देखें यंग एंड हिल्टन जो कमीशन है जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। इसके अलावा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसको इन्होंने हेड किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर हुआ करते थे, आपको जो मेंबर्स हैं उनके नाम का पता होना चाहिए, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के मेंबर हैं। यहाँ पे आप देखिए अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर हैं, गोपाल स्वामी अय्यर हैं, इसके अलावा KM मुंशी हैं, M सादुल्ला हैं, आप देखिए DP खेतान हैं, N माधव राव हैं, अलग अलग तरीके के जो आपको वहाँ पे BL मित्तर भी हैं वहाँ पे, जिन्होंने BL मित्तर को रिप्लेस किया, N माधव राव के द्वारा। DP खेतान को किसके द्वारा रिप्लेस किया गया था। वो टोटल 7 मेंबर्स हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की और भी बहुत सारी कमेटी हैं, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रिंसली स्टेट्स के साथ में नेगोशिएशन का कमेटी है, पावर कमेटी है, प्रोसीजर कमेटी है। वो किन किन के द्वारा हेड की गई, सेकंड चैप्टर ऑफ लक्ष्मीकांत के अंदर उसको मेंशन किया गया है। लक्ष्मीकांत इस वजह से मेंशन कर रहा हूँ कि 90% या 98% जो UPSC के एस्पिरेंट्स हैं उनके द्वारा पॉलिटी के पर्सपेक्टिव में उसी को रीड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बटरफ्लाई के बारे में। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई का नाम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये बटरफ्लाई है, वहाँ पे बेसिकली इसको देखा गया है। पेंट ब्रश स्विफ्ट नाम इस बटरफ्लाई का है। कहाँ पे देखा गया है? हिमाचल प्रदेश के अंदर में। वैसे इसको देखा नहीं जाता है उस हिमाचल प्रदेश के एरिया के अंदर में, बट उसको वहाँ पे देखा गया तो उसको डॉक्यूमेंट किया गया है। कोई पर्सन है जिनके द्वारा इस तरीके से बटरफ्लाईज है उनको डॉक्यूमेंट किया गया है। बटरफ्लाई के रिगार्डिंग में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि महाराष्ट्र हमारा फर्स्ट स्टेट है जिसके द्वारा स्टेट का जो बटरफ्लाई है उसको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था। स्टेट का बटरफ्लाई का नाम है ब्लू मोरमोन नाम का बटरफ्लाई है। केसरे हिंद नाम की भी एक बटरफ्लाई, वैसे तो केसरे हिंद अवार्ड हुआ करता है बट केसरे हिंद नाम की भी एक बटरफ्लाई है जो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा क्या किया गया है, उसको अपना स्टेट का बटरफ्लाई बनाया गया। केरला है, उत्तराखंड है, ऐसे काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिनके द्वारा अपना स्टेट का जो बटरफ्लाई है वो बनाया गया। फर्स्ट स्टेट कौन था? महाराष्ट्र। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये बटरफ्लाई है वो मिली है कहाँ पे? चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। 25% जो हमारी कंट्री के अंदर जो बटरफ्लाईज मिलती हैं वो 25% इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में पाई जाती हैं। दिस इज ऑल अबाउट द बटरफ्लाई, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम। बटरफ्लाई हुआ, मधुमक्खी हुआ, बी हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के अंदर में, जो इकोसिस्टम की रिगार्डिंग में, कंट्री नहीं इकोसिस्टम की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट कोसोवा के बारे में है। कोसोवा, दिस इज ऑल अबाउट द लैंडलॉक कंट्री। आप देखें कि जून के मंथ के समय भी एक न्यूज़ के अंदर था, फ्रेंच ओपन का समय था। फ्रेंच ओपन के समय सर्बिया के एक प्लेयर हैं जिनका आपको नाम जोकोविच, जो नोवाक जोकोविच हैं। जोकोविच के द्वारा क्या किया गया था स्टूडेंट्स, वहाँ पे एक मैच जीतने के बाद में उनके द्वारा कुछ लिखा गया था कि कोसोवा नेवर बी आउट ऑफ द हार्ट ऑफ द सर्बिया, ऐसे कुछ उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट है वो दिया गया था फ्रेंच ओपन के समय में। तो उस समय भी ये टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर आया था। जून का जो मंथ है उस समय नाटो के द्वारा अपने जो फोर्स है वो सेंड की गई थी। एक बार इसका जो लोकेशन है उसके बारे में हम देखते हैं। आप देखें कि ये हमारा मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी में हमारा देखें कि ये यहाँ पे किसका एरिया है? ये एरिया है बेसिकली यहाँ पे अफ्रीका का, और अफ्रीका यहाँ पे लीबिया है। आप देखें कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा हमारा इटली। सपोज करना स्टूडेंट्स, आप अपने एटलस में जाके इसको प्रैक्टिस करना। वैसे ये इटली है, और ये जो दूसरा पार्ट है जहाँ पे ग्रीस है, यहाँ पे ग्रीस सिचुएटेड है। अब देखें कि यहाँ पे ये मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो सिचुएटेड हैं, जिसमें कोसोवा है जो सर्बिया से अलग होके बना है 2008 के समय में। तो आप देखें कि इन कंट्रीज को एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं। आप देखें कि यहाँ पे सर्बिया है, सपोज कीजिए यहाँ पे सर्बिया है। सर्बिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, यहाँ पे आपको जो कोसोवा है, ये बेसिकली नेम मेरे से गलत हो सकता है तो आप इसको देख लेना क्या नाम है इसका। कोसोवा है वो सिचुएटेड है। सर्बिया एक लैंडलॉक कंट्री है, कोसोवा भी एक लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ के जो नाइबर कंट्रीज हैं उनको एक बार हम डिस्कस करते हैं। आपको जो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर यहाँ पे हंगरी देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे हंगरी सिचुएटेड है। यहाँ पे अगर हम बात करें रोमानिया है, यहाँ पे रोमानिया है। यहाँ पे बुल्गारिया है, यहाँ पे बुल्गारिया है। इसके अलावा इधर ग्रीस है, ग्रीस के इधर यहाँ पे कौन सा कंट्री सिचुएटेड है? मैकेडोनिया सिचुएटेड है। मोंटेगो है, मोंटेगो के अलावा यहाँ पे मोंटेगो है। बोस्वानिया है, बोस्वानिया के अलावा यहाँ पे क्रोशिया है। क्रोशिया के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो शेयर करता है वो है अल्बानिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोसोवो। उनका जो नेगोशिएशंस है, उनके जो डायलॉग है उसके रिगार्डिंग में US एंड यूरोपियन यूनियन के द्वारा कहा गया है कि आप कोसोवा भी लैंडलॉक है, सर्बिया भी लैंडलॉक है। आप यहाँ पे डिस्कशंस कीजिए कैसे इस
जो आपका जो डिस्प्यूट है इसको यहाँ पे बेसिकली कैरी आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट द म्यांमार। म्यांमार के अंदर आप देखिए 2021 के समय वहाँ का आर्मी है उसके द्वारा टेक ओवर किया गया था। वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडर हुआ करती थी आंग सान सू की, जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, उनको यहाँ पे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अलग अलग केसेस उनके अगेंस्ट में चला दिए गए हैं। दिस इज ऑल अबाउट द म्यांमार। वहाँ के जो जनता जो है बेसिकली जनता जो है उनके द्वारा नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो स्ट्राइक है वो की गई है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि अफगानिस्तान का कोई एक एरिया है जिसके अंदर क्या आया है स्टूडेंट, अर्थक्वेक हमको देखने के लिए मिला है। कहाँ पे देखने के लिए मिला? हेरात का जो रीजन है वहाँ पे, यहाँ पे हेरात सिचुएटेड है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कंधार है। यहाँ पे क्या है? काबुल है। काबुल के पास क्या था? बोमियाना बुद्धिज्म। बोमियाना बुद्धिज्म क्या है? बेसिकली इस तरीके से बुद्धिज्म का पार्ट है। वहाँ पे बुद्धा सिचुएटेड थे। तालिबान को लगा कि हमको फंड नहीं किया जाता और बुद्धा को यहाँ पे फंड किया गया है। उन्होंने बुद्धिज्म को जो मूर्ति है उसको ही रिमूव कर दिया था, बोमियान बुद्धिज्म, जिससे रिलेटेड यूपीएससी के द्वारा काफी बार क्वेश्चंस हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देखिए कि हमने जब अफगानिस्तान के बारे में डिस्कस किया था तो उसके बिहाइंड में हमने रीजन डिस्कस किए थे कि यहाँ पे सपोज कीजिए ये हमारा इंडियन प्लेट है, ये हमारा इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट के द्वारा यूरेशियन प्लेट को पुश किया गया है। यहाँ पे जो अफगानिस्तान का जो एरिया सिचुएटेड है वो किसके ऊपर सिचुएटेड है? आधा आपको यूरेशियन प्लेट का रोल देखने के लिए मिलेगा, हाफ आपको यहाँ पे अरेबियन प्लेट का रोल है। तो आप स्टूडेंट्स ऐसा एक फोल्ट लाइन के ऊपर सिचुएट होने की वजह से यहाँ पे अक्सर जो अर्थक्वेक है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे जो पामीर नोट है जो का हमारा हिमालयन सिस्टम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे हिंदू कुछ रीजन है, ये काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं जो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हैं, इस वजह से अर्थक्वेक आया। पिछले एक वीक के अंदर काफ़ी बार आया है। हेरात के रीजन के अंदर काफ़ी सारे लोगों का वहाँ पे डेथ हुआ। दिस इज ऑल अबाउट द हेरात एंड दैट अर्थक्वेक। यहाँ पे आपको जो अफगानिस्तान है उसके नाइबर कंट्रीज़ का एक बार प्रैक्टिस कर लेना। 2021 का प्रीलिम्स था, 22 का प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। 5 कंट्रीज के नेम दे दिए गए, क्वेश्चन पूछ लिया गया अफगानिस्तान के साथ अपना एरिया है वो कौन सा शेयर करता है। नेक्स्ट इज अबाउट द मार्स के अंदर भी अर्थक्वेक आया है स्टूडेंट्स। इनसाइट नाम का एक बेसिकली यहाँ पे इनसाइट नाम का एक यहाँ पे ऑब्जर्वर है जो किसका है? इसरो का, जिसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया है। मार्स के अंदर भी जो अर्थक्वेक है वो देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट कश्मीर के अंदर सिक्किम के अंदर इंसिडेंट सामने आया। सिक्किम के अंदर जो चेंगथुंग नाम का एरिया है, सपोज कीजिए ये हमारा क्या है? सिक्किम। सिक्किम के अंदर यहाँ पे लेक है, क्या नाम है? ये लेक का नाम है लहोनक लेक, लहोनक, सदन लहोनक लेक है। ये हमारा कश्मीर के अंदर सिक्किम के अंदर सिचुएटेड है। यहाँ से बेसिकली जो ड्रेनेज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो चेंगथुंग डैम है वो सिचुएटेड है। चेंगथुंग डैम बेसिकली यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। इसके यहाँ पे जब साउथ लहोनक लेक के अंदर जब इस तरीके का आउटब्रस्ट हुआ तो आप देखें कि ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट उसको कहा गया है कि ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट जो फ्लड है वो सिचुएशन क्रिएट हुई। अब यहाँ पे काफ़ी सारे रीजन्स नहीं पता है कि क्या रीजन है। अब ये ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट क्या होती है, सबसे पहले इसको देखते हैं एक बार। आप देखिए कि ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है। तो ये ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट क्या होती हैं? क्या तो ग्लेशियर के आसपास ये बनेंगी, हो सकता है ग्लेशियर के मिड पार्ट के अंदर भी बन जाए, हो सकता है कि किसी भी जगह बन जाए। इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि कहाँ पे ये बनेंगी। तो आप देखिए कि जहाँ पे ये बनती हैं, सपोज कीजिए ग्लेशियर है, ग्लेशियर के पास ये बनी, ग्लेशियर से पानी है वो रिसीव कर रही है। एकदम से ग्लेशियर का जो एक पार्ट है वो यहाँ पे ब्रेक होगा, ये लेक के अंदर आएगा, लेक का जो पानी है वो बाहर निकलेगा और इस तरीके से जो एक डिजास्टर की जो सिचुएशन है वो क्रिएट होती है। सपोज करना ऐसा ही कुछ हुआ था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का जो रेनफॉल है, क्या वहाँ पे एक्सेस रेनफॉल हुआ था कुछ दिन से जब यहाँ पे साउथ लहोनक लेक के अंदर आउटब्रस्ट हुआ। तो इसका आईएमडी के पास प्रेडिक्शन नहीं है। आईएमडी के पास इसका प्रेडिक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो इसका हाइट देखिए 4000 के आसपास इसका हाइट है। तो वहाँ पे जो बारिश है उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, बारिश को रेगुलेट नहीं किया जाता है आईएमडी के द्वारा। रेगुलेट मीन्स उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता कहाँ पे कितना बारिश हुआ है। आईएमडी के द्वारा हमारा जो कंप्लीट टोपोग्राफी है उसी के अंदर किया जाता है। हायर एरियाज के अंदर में, जो हाई एल्टीट्यूड के एरिया है हिमालयस के अंदर में, वहाँ पे नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे इसके अंदर ब्रस्ट होने की वजह से काफ़ी सारा जो पानी है, वेव्स का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ। ऐसा माना गया है सैटेलाइट इमेज की वजह से कि ये जो ग्लेशियर था, यहाँ पे ये लेक था, ग्लेशियर का पार्ट ही इसके अंदर आ गया और ग्लेशियर लेक का पार्ट आने की वजह से जो पानी है
वो वेव का सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से जो डिजास्टर है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ। और चैंगथू डैम एक 10 मिनट के अंदर में ये डिस्ट्रॉय हो गया था। यहाँ पे कौन सा रिवर फ्लो करता है, रिवर का नाम आपको पता होना चाहिए, तीस्ता रिवर है। तीस्ता रिवर हमारे यहाँ पे हमारे कंट्री में दो ही स्टेट हैं, एक सिक्किम है और सिक्किम के अलावा कौन सा है, वेस्ट बंगाल है। उन दोनों के अंदर ही फ्लो करता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल के लिए वो सॉरी बांग्लादेश के लिए वो चला जाता है। तो यहाँ पे डैम सेफ्टी का भी एक इश्यू है वो रेज हुआ। हमारे कंट्री में 6000 के आसपास डैम्स हैं। 6000 के आसपास डैम्स के अंदर आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो 80% जो डैम है वो यहाँ पे मोर देन 25 ईयर्स का उनका एज हो चुका है। क्या तो वो ओल्ड हो चुके हैं, क्या वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, ना वहाँ पे कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम है, कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम भी वहाँ पे नहीं है, कोई रिस्क असेसमेंट भी नहीं हुआ है कि डैम्स के अंदर इस तरीके से रिस्क असेसमेंट किया जाए कि यहाँ पे पानी ज़्यादा आ गया या कम रह गया तो क्या हो सकता है। कोई यहाँ पे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो भी नहीं लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी डैम्स के रिगार्डिंग में 2021 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा डैम सेफ्टी एक्ट है 2021 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया। डैम सेफ्टी एक्ट के अंदर क्या था, डैम सेफ्टी एक्ट के अंदर दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएंगे। सेंटर लेवल के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। सेंटर लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या नाम दिया गया है स्टूडेंट्स, नेशनल कमेटी फॉर डैम सेफ्टी। जो डैम है, जो बांध है, उसका सेफ्टी का एक कमेटी बनेगा। स्टेट कमेटी भी बनेगा डैम सेफ्टी के रिगार्डिंग में। यहाँ पे इसके द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, समय पे मीटिंग की जाएंगी, डाटाज को एनालाइज किया जाएगा। स्टेट वाले के द्वारा क्या किया जाएगा, समय समय पे रिस्क असेसमेंट करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इंस्टॉल करना, ये सब कैरी आउट यहाँ पे किया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दो कमेटीज यहाँ पे बनेंगी। आप देखें कि ये है डैम सेफ्टी के बारे में। यहाँ पे जो रेगुलेशंस हैं जो भी लगाए जाएंगे, अगर यहाँ पे डैम सेफ्टी का यूज़ नहीं किया गया, क्या रिसेंटली डैम सेफ्टी के रिगार्डिंग में कोई रेगुलेशंस लगाए गए हैं स्टूडेंट्स। सिक्किम के अंदर ही एक यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है गति हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कंपनी है, उसके द्वारा सिक्किम का जो एरिया है वहाँ पे ये जो डैम सेफ्टी के रिगार्डिंग में फेल हुआ था उसके रिगार्डिंग में, तो उसको 70 लाख का जो कंपनसेशन है 2 विडो वुमेन्स को देना पड़ा था, क्योंकि वो कम्प्लीटली जो सेफ्टी है उसको यूज़ नहीं किया गया था उनके द्वारा प्रोजेक्ट्स के अंदर में। हमारे जो काफ़ी सारे ऐसे जो डैम्स है वो यहाँ पे कंसर्न्स है वो रेज किया गया है। आप देखिए कि हमारे हिमालयन सिस्टम्स के अंदर में काफ़ी सारे जो डैम्स हैं वो प्रेजेंटली ऑपरेटेड हैं। टोटल 87 जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी ऑपरेटेड हैं। ये क्वेश्चन है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर से भी पूछा गया था कि क्या हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को आप क्लोज करोगे, तो उनके द्वारा कहा गया कि इस तरीके के जो इंसिडेंट्स के बाद में हम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को नहीं क्लोज कर सकते, क्योंकि हमारी सेफ्टी के पर्सपेक्टिव में। आप देखिए कि हिमालयन सिस्टम के अंदर में हमारे यहाँ पे 87 जो टोटल प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रेजेंट समय में रनिंग है हिमालयन स्टेट्स के अंदर में, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग में है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डैम सेफ्टी एक्ट। अगर उसका मेजर्स का यूज नहीं करोगे तो आपके ऊपर फाइन है वो लगा दिया जाएगा। नेशनल कमेटी बनाएगा, यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन से रिगार्डिंग में भी है। होमवर्क है आपका, सेंट्रल वाटर कमीशन है वो कौन सी एक्ट के थ्रू उसको क्रिएट किया गया था, कौन से एक्ट के थ्रू उसको क्रिएट किया गया। सेम सेक्स मैरिज जो होमोसेक्सुअलिटी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में इनको रिकॉग्नाइजेशन करने के रिगार्डिंग में जो पेटिशन है वो फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। आप देखिए कि स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसके अंदर में यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ का जो टाइटल है वो उनको दिया जाए, जेंडर न्यूट्रलिटी को अचीव किया जाए। सेम सेक्स से रिलेटेड जो पर्सन है तो उनको यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ का जो टाइटल है उसके थ्रू यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाए। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 इन सब का वायलेशन माना था। किसने माना था इन सब का वायलेशन? पेटिशनर्स ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ठीक है। होमोसेक्सुअलिटी का जर्नी के बारे में एक बार हम देखते हैं। आप देखिए कि 2009 के समय हमारे यहाँ पे कौन सा केस आता है, नाज फाउंडेशन केस, दिल्ली हाई कोर्ट। अलाउ कर दिया गया, होमोसेक्सुअलिटी को एक पार्ट मान लिया गया, मैरिज को नहीं अलाउ किया गया। स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक था वो मैरिज के रिगार्डिंग में था। क्या सेम सेक्स जो मैरिज है उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू उनको जो शादी का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर अलाउ किया जाएगा या नहीं? हम होमोसेक्सुअलिटी का जो क्रिमिनलिटी ऑफेंस है या नहीं है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखिए नाज फाउंडेशन के अंदर अलाउ किया गया। सुरेश कुमार कौशल नाम के पर्सन है उनके द्वारा अपोज किया गया इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। 2013 में जो सुप्रीम कोर्ट की जो ब्रांच है उसके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, क्रिमिनल ऑफेंसेस को बताया गया। फिर आप देखें कि हमारे यहाँ पे जो थर्ड जेंडर के रिगार्डिंग में जो नालसा का केस है, नालसा का एक केस आता है और उसके बाद में 2018 में आफ्टर द राइट टू प्राइवेसी या नालसा केस के बाद में
हमारे यहाँ पे के.एस. पुट्टास्वामी का 2017 में राइट टू प्राइवेसी का है, राइट टू प्राइवेसी को पार्ट मान लिया गया। तो अब होमोसेक्सुअलिटी का जो यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया था, उसका जो रास्ता है जो ओपन हुआ है, तो बेसिकली नवतेज सिंह जौहर केस है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में आया। और नवतेज सिंह जौहर केस के अंदर में होमोसेक्सुअलिटी को जो क्रिमिनल ऑफेंस है वो नहीं माना गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द जर्नी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अभी इसको क्यों यहाँ पे चैलेंज किया गया है कि हमारे यहाँ पे जो कपल्स हैं उनको क्या किया जाए, उनको किया जाए स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर उनको जो पावर है वो दी जाए, जिससे कि वो यहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं उनको अडॉप्ट कर सके, उनको अडोप्शन कर सके, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। क्योंकि आप देखिए हमारे यहाँ पे जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जिसके थ्रू अडोप्शन है जिसको किया जाता है, और कारा नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर में जो सिंगल अगर मेल पर्सन है, सिंगल अगर मेल पर्सन है तो उसको अडोप्शन है वो अलाउ नहीं है, उसको अडोप्शन यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है। तो यहाँ पे कपल्स होने की रिगार्डिंग में उनको अडोप्शन की बात की गई थी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो इश्यूज़ हैं कि हमको प्रॉपर वे में जो भी शादी के बाद में जो बेनिफिट्स हैं इंश्योरेंस के रिगार्डिंग में, या हमारे कोई पॉलिसी हम यहाँ पे लेते हैं तो हमारे पार्टनर को हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते उस पॉलिसी के पार्ट के रूप में। तो ऐसे काफ़ी सारे जो इश्यूज़ हैं जिनके रिगार्डिंग में पेटिशन फाइल की गई, कोर्ट के द्वारा कहा गया कि हम यहाँ पे जो लेजिस्लेचर का जो पार्ट है, जो पार्लियामेंट का के हिस्से के अंदर आता है, उस डोमेन के अंदर हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम पार्लियामेंट को जो मैंडेमस है वो इश्यू नहीं कर सकते। मैंडेमस क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। क्या पार्लियामेंट को मैंडेमस क्यों नहीं इश्यू कर सकते? क्या पार्लियामेंट को मैंडेमस इश्यू किया जा सकता है? मैंडेमस क्या है? आर्टिकल 32 के अंदर में हमारे यहाँ पे जो 5 थिंग्स है ना फंडामेंटल राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग में, उसके बारे में रीड करना मैंडेमस के अंदर में। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया कि उसका डोमेन के अंदर हम एंटर नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैरिज को यहाँ पे फंडामेंटल राइट का जो कंप्लीटली पार्ट है वो नहीं माना गया है, कि मैरिज यहाँ पे कंप्लीटली पार्ट नहीं है। तो ये बेसिकली सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग में जो टॉपिक न्यूज़ था उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 2-3 न्यूज़ रह चुकी हैं। आप देखिए आज संडे का न्यूज़पेपर है, तो उसमें क्या होती है काफ़ी सारी जो न्यूज़ है 10-15 दिनों से जो टॉपिक्स न्यूज़ के अंदर है उनको यहाँ पे कवर किया जाता है डिटेल में। तो इस वजह से आपका जो डिस्कशन है वो काफ़ी लेंदी हो गया। स्टूडेंट नेक्स्ट इज अबाउट द वेकअप कॉल के रिगार्डिंग में है। सीटीबीटी जो ट्रीटी है, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन जो ट्रीटी है, उसको यहाँ पे जो रसिया है उसके द्वारा क्या किया गया है स्टूडेंट्स, रसिया के द्वारा यहाँ पे किया गया है कि हम इसको बेसिकली हमारे द्वारा जो रेटिफाई किया गया उसको हम यहाँ पे विड्रॉ करते हैं, अपना जो रेटिफिकेशन है उसको। अब इसका एक बार हम डिस्कस करते हैं, इसको एक बार हम यहाँ पे रफ करेंगे। सीटीबीटी ट्रीटी के बारे में हम एक बार काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप देखिए कि 1945 के समय में, जो 1945 है, 1945 के समय में यूएसए के द्वारा मैक्सिको के अंदर एक एरिया है वहाँ पे फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर टेस्ट है उसको यहाँ पे टेस्ट किया गया। और उसके नेक्स्ट मंथ ही यूएसए के द्वारा 6 अगस्त और 9 अगस्त का जो दिन है उस समय हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के 2 सिटी हुआ करते थे उसके अंदर न्यूक्लियर टेस्ट है उसको यूज़ किया गया। और न्यूक्लियर टेस्ट को यूज़ करने के अंदर काफ़ी सारे सिविलियंस का डेथ हुआ, वहाँ पे लोग हैं वो इफेक्टेड हुए हैं। आफ्टर द उस अटैक के बाद में भी जो नई जनरेशन्स वहाँ पे बोर्न हुई हैं वो कहीं ना कहीं डिफेक्टेड हैं स्टूडेंट्स, उनका जो फिजिकली वे में। तो ये ऐसा एक यूएस के द्वारा इस इनह्यूमन जो प्रैक्टिस है वो की गई थी। आप देखें कि यूएस की उस प्रैक्टिस के बाद में इसको जो बैन है वो लगाने की बात की गई है समय समय पे अलग अलग कंट्रीज के द्वारा। तो सबसे पहले 1963 के समय में, 1963 का जो समय है उस समय में एक ट्रीटी है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आई। उस ट्रीटी का नाम है पार्शियल जो टेस्ट बैन ट्रीटी है, या फर्स्ट इंटरनेशनल स्टेप था जो लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी के रूप से भी हम जानते हैं। 3 ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करते थे, यूके है, यूएसए है एंड यूनाइटेड यूएसएसआर है, जो उस समय रसिया जो हुआ करता था। तो वो बेसिकली यहाँ पे 3 कंट्रीज हैं जिनके द्वारा इसको यहाँ पे साइन एंड रेटिफाई किया गया। आप देखिए कि उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे एनपीटी है वो देखने के लिए मिलता है। एनपीटी का एग्जिस्टेंस आता है 1968 के अंदर में। 1968 के अंदर एनपीटी को किया गया कोल्ड वॉर के एरा के समय। कोल्ड वॉर के समय जो न्यूक्लियर रेस है वो इंक्रीज हुआ था। तो आप देखिए कि एनपीटी के बारे में अगर हम बात करें तो उसके अंदर में जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स हैं वो यहाँ पे न्यूक्लियर जो स्टॉक्स हैं वो इंक्रीज होने की वजह से, इस तरीके के कंसर्न की वजह से ये एग्जिस्टेंस के अंदर में आया। आप देखिए अगर हम इस ट्रीटी के बारे में बात करें, सीटीबीटी के बारे में भी बात करें, तो इंडिया के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा और नॉर्थ कोरिया के द्वारा इसको साइन ही नहीं किया गया है।
44 कंट्रीज टोटल चाहिए जो इसको सीटीबीटी ट्रीटी को यहाँ पे सीटीबीटी जो ट्रीटी है उसको यहाँ पे रेटिफाई करने के रिगार्डिंग में। रेटिफिकेशन जो प्रोसेस है वो यूएस के द्वारा, चाइना, इजिप्ट, ईरान और इजराइल के द्वारा नहीं किया गया है। आप देखिए सीटीबीटी का जो रेटिफिकेशन है वो यूएस के द्वारा भी नहीं किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जब यहाँ पे सीटीबीटी ट्रीटी एग्जिस्टेंस के अंदर में आई थी तो इंडिया के द्वारा जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो नहीं किया गया था, हमारे द्वारा 2 टाइम्स टेस्ट किया गया, एक तो 1974 के समय, एक 1999 के समय, जिसके बारे में अभी हमने न्यूज़पेपर डिस्कशन में डिस्कस किया। 11 मई का वो दिन है जिसको नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाएगा। पोखरण के अंदर हमने किया था। फर्स्ट वाले मिशन का क्या नाम था स्टूडेंट्स? लाफिंग बुद्धा नाम था। नेक्स्ट का अगर हम बात करें क्या नाम था वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिया। इंडिया के द्वारा उस समय नहीं किया गया था, इंडिया के द्वारा इसको साइन नहीं किया गया। इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के द्वारा इसको साइन नहीं किया गया। 5 कंट्रीज हैं जिनके द्वारा इसको साइन किया गया बट रेटिफाई नहीं किया गया, जिसमें चाइना भी है, इजिप्ट भी है, यूएसए भी है, ईरान भी है, इजराइल भी है। अगर हम बात करें अगर 44 कंट्रीज इसको साइन करेंगे तो सीटीबीटी एग्जिस्टेंस के अंदर में आएगा। आप देखिए कि इंडिया के द्वारा हमेशा न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल यूज करने के अंदर बात की गई है। दिस इज ऑल अबाउट द सीटीबीटी ट्रीटी जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ पे जो सीटीबीटी ट्रीटी का एक एग्जिस्टेंस के अंदर ये था कि ये जो इंटरनेशनल जो मॉनिटरिंग सिस्टम है आईएमएस है उसको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू जो सिस्मिक वेव्स हैं, जो ड्रोस्कोटिक जो वेव्स हैं, ओशियन के थ्रू जो वेव्स जनरेट होती है न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में, इंफ्रासाउंड्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, उनके थ्रू यहाँ पे डिटेक्ट है वो किया जाएगा। इंटरनेशनल डाटा सेंटर उसको बनाया जाएगा। कोई भी जो ओनली 10 न्यूक्लियर टेस्ट हैं सीटीबीटी ट्रीटी के एग्जिस्टेंस के अंदर आने के बाद में, ओनली जो 10 न्यूक्लियर टेस्ट हैं वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में आए हैं। बिफोर द सीटीबीटी या 1945 के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वहाँ पे 1000 के एरा के अंदर जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं वो हुआ करते थे। तो ये बेसिकली यहाँ पे इसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, माइक्रो फाइनेंस के एक इम्पोर्टेंट पर्सन है और कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये पर्सन बिलोंग करते हैं मोहम्मद यूनिस इनका नाम है। आप देखिए बांग्लादेश के अंदर ये अपना जो ग्रामीण बैंक है उसको ये चलाते हैं। अभी वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा इनके अगेंस्ट में काफ़ी सारे जो केस हैं वो फाइल कर दिए गए, इनको इंटरोगेट किया गया है। काफ़ी एज्ड ये पर्सन है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इनके अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। बांग्लादेश के पर्सन है, इनको माइक्रो फाइनेंस के वर्क के रिगार्डिंग में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। माइक्रो फाइनेंस का ये कॉन्सेप्ट जिनको इनके द्वारा चलाया गया, और आप देखेगा आप प्रेजेंट समय में कितनी सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है जो इनकी कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करती हैं कि जो अनबैंक्ड एरिया के अंदर जो पर्सनस हैं उनको स्मॉल स्मॉल लोन्स है वो प्रोवाइड किया जाए। वहाँ की गवर्नमेंट का यहाँ पे डाउट है कि इनका जो ग्रामीण बैंक है जिसके द्वारा जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी हाई आपको देखने के लिए मिलता है, बट ये कहते हैं कि हमारे द्वारा एथिकल प्रैक्टिस यहाँ पे कंडक्ट की जाती है। हाई जो प्राइस है वो माइक्रो फाइनेंस जो कंपनीज हैं उनके द्वारा रखा जाता है, उनको यहाँ पे टॉर्चर भी किया जाता है। प्रेजेंट समय में माइक्रो फाइनेंस का जो प्रेजेंट कैपेसिटी है या प्रेजेंट जो कंटेक्स्ट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितने मिलियन का जो यहाँ पे जो ट्रेड है या जो हम बात करें ट्रांजेक्शन है वो माइक्रो फाइनेंस के थ्रू किए जाते हैं। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है उसी के थ्रू आपको माइक्रो फाइनेंस स्मॉल जो स्कीम्स हैं, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनको कोलेटरल फ्री लोन देना, छोटे छोटे लोन देना, उनको प्रोवाइड करना, उसको वहाँ पे मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे उस लोन का जो रिकवरी है वो कॉन्सेप्ट होता है। तो ये माइक्रो फाइनेंस के पायोनियर पर्सन है मोहम्मद यूनुस, जिनके द्वारा चिटगांव के एरिया के अंदर, चिटगांव यूनिवर्सिटी के अंदर एक काम किया करते थे 1974 के समय में, जब वहाँ पे फेमाइन का सिचुएशन क्रिएट हुआ तो इन्होंने पुअर पर्सन्स अनबैंक्ड एरिया के जो लोग हैं उनके रिगार्डिंग में इस माइक्रो फाइनेंस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था ग्रामीण बैंक के थ्रू में। अभी वो उनका कंट्रोवर्सी की वजह से न्यूज़ के अंदर है। और चिटगांव के बारे में जब भी बात आए ना स्टूडेंट, तो आपको अपना फ्रीडम मूवमेंट का 1930 जरूर से याद होना चाहिए। मास्टर सूर्य सेन नाम के जो पर्सन हुआ करते थे वो चिटगांव से ही बिलोंग किया करते थे। उन्होंने कितना इंपॉर्टेंट जो रिवोल्यूशनरी के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, दुर्गा पूजा के बारे में बात करेंगे। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एक प्रैक्टिस है इंडिया के अंदर में। ये आप देखिए कि यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो प्रैक्टिस है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है। वेस्ट बंगाल के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। हमारे यहाँ पे जो स्क्रैप है उससे भी देखिए कि जो मूर्ति है वो बनाई गई है, पंडाल यहाँ पे बनाया गया है दुर्गा पूजा के रिगार्डिंग में। तो वेस्ट से वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसको ये प्रमोट करता है।
दुर्गा पूजा का कॉन्सेप्ट है संडे के दिन जो लास्ट पेज होता है उसके ऊपर काफ़ी सारी जो फोटोज़ हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। तो आज के संडे के न्यूज़पेपर के अंदर दुर्गा पूजा के बारे में मेंशन किया गया है। इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज जो प्रैक्टिस है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है। आप देखिए कि इंडिया के अंदर में टोटल कितनी है, 14 टोटल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। एक आप देखिए हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, वैदिक चैंटिंग रामलीला, वैदिक चैंटिंग रामलीला। इसके अलावा देखिए कुडियट्टम है। रम्मन है, रम्मन कहाँ है, गढ़वाल हिल्स में, गढ़वाल का जो एरिया है भूटिया ट्राइब इससे बिलोंग करती है। मूडियट्टू ये केरल से है। कुडियट्टू एंड मूडियट्टू दोनों 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 के दोनों आपको केरल से देखने के लिए मिलेंगे। मूडियट्टम के बारे में आप देखें कि कालबेलिया डांस राजस्थान में अंदर जो कालबेलिया ट्राइब है उसके द्वारा किया जाता है। छाऊ डांस यहाँ पे कालबेलिया है। आप इनको रीड करना आपके जो कल्चर की किताब है उसके अंदर जाके, क्योंकि बुक्स तो आपको एंड ऑफ द डे आपको बुक्स ही रीड करनी होंगी। इस वजह से ही मैं इस तरीके से आपको, हो सकता है कि मैं आपको कंटेंट इस तरीके से दे दूं सब कुछ लिख लिख के, आप उसके ना हार्ड वर्क नहीं करोगे स्टूडेंट्स। हो सकता है कि वो इजी लगता हो, यहाँ पे सब कुछ लिखा है, बट आप अपना जो जब तक अपना पेन नहीं चलाओगे ना एग्जाम में, वो आपको हेल्प नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कालबेलिया, राजस्थान के अंदर जो यहाँ पे कालबेलिया ट्राइब है उनके द्वारा किया जाता है। गुलाबोबाई सपेरा नाम की एक पर्सन हुआ करती थी, काफ़ी फेमस थी इससे रिलेटेड। छाऊ डांस जो कि आपको इसका इनिशियल फेज है दुर्गा पूजा का उसके अंदर भी देखने के लिए मिलता है। बुद्धिस्ट जो चैंटिंग है, बुद्धिस्ट चैंटिंग। इसके अलावा संकीर्तना जो आपको मणिपुर के अंदर देखने के लिए मिलता है। संकीर्तना को 2012 या 13 के समय रिकॉग्नाइज किया गया था। 14 के प्रीलिम्स में संकीर्तना से रिलेटेड क्वेश्चन था। ब्रास एंड कॉपर का यूटेंसिल कहाँ है, ये पंजाब के अंदर में। योगा नवरोज और कुंभ मेला, नवरोज पारसी कम्युनिटी का न्यू ईयर है स्टूडेंट्स। नवरोज और कुंभ मेला। और नवरोज के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि हमारे जो बलबन नाम के जो पर्सन है, स्लेव डायनेस्टी आती है मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद में 1206 में, जिसके कुछ रूलर्स होते हैं। पहले रूलर कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, फिर इल्तुतमिश हैं जो दामाद होते हैं इनका बेटे भी आते हैं कुछ समय के लिए आराम सा। नेक्स्ट रजिया सुल्तान है जो बेसिकली फर्स्ट वुमेन है, और उसके बाद में बलबन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो बलबन नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा भी नवरोज है जो चलाया गया था। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था, काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, बार बार रीड कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे ज़रूर से लिखिए, आपके नोट डाउन ज़रूर से करना। स्टूडेंट्स याद जब भी से होंगे जब नोट डाउन करोगे, खुद अपना पेन चलाओगे। कब तक स्मार्ट वे में स्टडी इस तरीके से अपना जो ज़्यादा जो समय है वेस्ट करने के बजाय पेन चलाइए, पेन को यूज़ कीजिए, बार बार लिखिए, नोट्स बनाइए और रिवाइज कीजिए। और मंथली जो, अब आप देखिए कुछ बच्चे कहेंगे हम जब मंथली मैगजीन पढ़नी है तो लिखें क्यों। आप देखिए कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन कीजिए ना, और उसके बाद में जब मंथली मैगजीन आए अगर उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मार्जिन के ऊपर उसको नोट डाउन कर लेना, आपको अगर याद हो। और 2 बार अगर आप लिखोगे, 2 बार अगर आप राइट डाउन करोगे तो आप ही का जो एग्जाम है उसके अंदर याद करने में हेल्प मिलेगी। एंड ऑफ द डे पेपर के अंदर में अगर आपको इस तरीके से याद आया कि सपोज कीजिए पूछ लिया गया कि एजुकेशन को स्टेट से किसके अंदर में कंकरेंट लिस्ट के अंदर सप्लाई कर दिया गया इस सब्जेक्ट को, ये 40 सेकंड के थ्रू किया गया था या 44 के थ्रू। अब आपको वहाँ पे एग्जाम के अंदर अगर डाउट आता है ना तो उसके बिहाइंड का रीजन ये है कि आपने उसको अच्छे से याद नहीं किया है। तो याद कीजिए 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 5 जो आइटम्स हैं, 5 जो सब्जेक्ट्स हैं उनको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर सप्लाई किया था, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, वाइल्ड लाइफ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वेट एंड मेजरमेंट भी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।